હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 4 દેશ કે નામ સંદેશ। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠ 4 દેશ કે નામ સંદેશ તે પાઠ બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 4 દેશ કે નામ સંદેશ। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तेना जवाब में आपने लखी शकाय यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। सवाल नंबर 2, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तेना जवाब में आपने लखी शकाय पत्र लिखने वाले का पता मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा ते तेनु सरनामું છે। सवाल नंबर 3, पत्र में क्या वर्णन किया है? तेना जवाब में आपने लखी शकाय पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। सवाल नंबर 4, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? तेना जवाब में आपने लखी शकाय पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। हवे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? तेना जवाब में आपने लखी शकाय हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसीलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। सवाल नंबर 2, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तेना जवाब में आपने लखी शकाय हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं एवं महानगरपालिकाओं की है। सवाल नंबर 3, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तेना जवाब में आपने लखी शकाय हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। सवाल नंबर 4, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? तेना जवाब में आपने लखी शकाय देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। हवे प्रश्न नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। एटले के અહીં આપેલા શબ્દોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવીને વાક્ય બનાવવાનું છે। મેં સફાઈ ખુદાઈ હે તેના પરથી અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવી શકાય સફાઈ में खुदाई है। બીજું વાક્ય છે મેરા મહાન ભારત, તેને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવીને વાક્ય બનાવી શકાય મેરા ભારત મહાન। 3, લેના और દહેજ પાપ દેના है આવા શબ્દ આપેલા છે। આ શબ્દને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવીને વાક્ય બનાવી શકાય દહેજ લેના और देना पाप है। ચોથા વાક્યમાં આપેલા શબ્દોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવીને વાક્ય બનાવી શકાય आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। એટલે એવા કોઈ વ્યવહારની ચર્ચા કરવાની છે
જે આપણા દેશમાં અવ્યવસ્થાનું સર્જન કરે છે અને દેશના વિકાસમાં અડચણરૂપ થાય છે? ત્યાંના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं, इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़ फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है, अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। હવે પ્રશ્ન નંબર 5, દહેજ એક દૂષણ, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। એટલે કે દહેજ લેવું એ એક દૂષણ છે, આ વિષય પર તમારો મત રજૂ કરવાનો છે। दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हो, वह सचमुच समाज का दूषण है, उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। हवे प्रश्न नंबर 6, हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं? इस विषय वस्तु पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर विचार बताइए। એટલે કે આદર્શ નાગરિક આપણે કેવી રીતે બની શકીએ અને કેવી રીતે રાષ્ટ્રને યોગદાન દઈ શકીએ તેના વિશે તમારે તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનો છે। તેના જવાબ આ મુજબ લખી શકાય। સૌપ્રથમ તમારું સરનામું એટલે કે अपना પતા, 77 આદર્શ સોસાયટી, અઠવા લાઇન્સ, સુરત। આપેલા પત્રમાં અહીં સરનામું આપેલું છે, એ જગ્યાએ તમારે તમારું સરનામું લખવાનું છે। ત્યારબાદ દિનાંક એટલે કે તારીખ 16 જુલાઈ 2012, તમારે જે દિવસે પત્ર લખો છો તે દિવસની તારીખ લખવાની છે। ત્યારબાદ આ છે એ સંબોધન છે, પ્રિય મિત્ર નિલેશ, તમારે તમારા મિત્રનું નામ લખવાનું છે। ત્યારબાદ આ અભિવાદન કહેવાય છે, સપ્રેમ નમસ્તે, નમસ્કાર, ગમે તે લખી શકો છો। ત્યારબાદ તમારું પત્ર લખવાનું કારણ લખવું જરૂરી છે। तुम्हारा पत्र मिला, तुमने आदर्श देश प्रेमी नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। इस बारे में मैं इस पत्र में अपने विचार प्रकट करता हूँ। आ रीते सौप्रथम तमारू सरनामું, ત્યારબાદ તારીખ, ત્યારબાદ સંબોધન, ત્યારબાદ અભિવાદન અને પત્ર લખવાનું કારણ લખવું જરૂરી છે। હવે પત્રનું વિષય વસ્તુ લખવાનું છે। आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए। अपने यहाँ की पंचायत या नगरपालिका को उसके कामों में सहयोग देना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश के सभी धर्मों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। चुनाव के समय अपने आसपास के नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाढ़, भूकंप, अकाल के समय पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। सरकार की किसी नीति या कानून का विरोध करना हो तो शांतिपूर्वक करना चाहिए। दहेज जैसे रिवाजों का विरोध करना चाहिए। मेरे विचार से इस तरह का आचरण कर हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। आ रीते पत्रનું વિષય વસ્તુ લખવું જરૂરી છે। ત્યારબાદ છેલ્લે अन्य समाचार। मेरी माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ है। राजीव भली भांति पढ़ाई कर रहा है। मुन्नी तुम्हें बहुत याद कर रही है। आवा अन्य वातो लखवानी छे। ત્યારબાદ समाप्ति। पत्रनी समाप्ति में एक वाक्य लखવું जरूरी है। तुम्हारे परिवार में बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आना सिवाय तमे अन्य वाक्य पण लखी शको छो। ત્યારબાદ છેલ્લે तुम्हारा मित्र संजय ठक्कर। અહીંયા તમારે તમારું નામ લખવાનું છે। આ રીતે તમે પત્ર લખી શકો છો। આ એક પત્રનું પ્રારૂપ છે, એટલે કે તેનું બંધારણ છે, તે મુજબ તમે પત્ર લખશો। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? તેના જવાબમાં
આપણે લખી શકીએ, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी, हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। सवाल नंबर 2, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? तेना जवाब में આપણે લખીશું, दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। सवाल नंबर 3, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं है, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ादान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है। सवाल नंबर 4, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। હવે प्रश्न नंबर 2, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। એટલે કે સફાઈનું મહત્વ સમજાવતો પત્ર તમારે તમારા મિત્રને લખવાનો છે। હું અહીં એક નમૂનારૂપ પત્ર લખું છું, તમે તમારા વિચારો મુજબ પત્ર લખી શકો છો। 9 માનવ મંદિર, આશાપુર રોડ, નડિયાદ। અહીં તમારે તમારું સરનામું લખવાનું છે। તારીખ 25/9/2013। તમારે તમે જે પત્ર લખો છો તે તારીખ લખવાની છે। પ્રિય મિત્ર કૈલાશ, નમસ્તે। અહીં તમારે તમારા મિત્રનું નામ લખવાનું છે। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। यह बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जूं नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र अतुल शाह। आ जग्याए तमारे तमारू नाम लखवानुं छे। हवे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। एटले के અહીં આપેલા વાક્યો કયા કાળમાં લખેલા છે તે લખવાનું છે। 1, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। આપેલું વાક્ય સામાન્ય વર્તમાન કાળનું છે। 2, मैं कल अंबाजी गया था। આપેલું વાક્ય પૂર્ણ ભૂતકાળનું છે। 3, कोई गाना गा रहा है। આપેલું વાક્ય અપૂર્ણ વર્તમાન કાળનું છે। 4, आज ठंड ज्यादा होगी। આપેલું વાક્ય સામાન્ય ભવિષ્યકાળનું છે। 5,
कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। આપેલું વાક્ય અપૂર્ણ વર્તમાન કાળનું છે। 6. પરસો કાશ્મીર में हिमवर्षा हुई। આપેલું વાક્ય સામાન્ય ભૂતકાળનું છે। આ રીતે આપણે આપેલા વાક્યોનો કાળ ઓળખી અને લખીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, કાલ પરિવર્તન કીજીએ, એટલે કે આપેલા વાક્યનું કાળ પરિવર્તન કરવાનું છે। 1. મેં બાજાર ગયા। આપેલું વાક્ય ભવિષ્યકાળ એટલે કે ભવિષ્યકાળમાં બનાવવાનું છે। मैं बाजार जाऊंगा। 2. मंदिर में पूजा होगी। કૌંસમાં ભૂતકાળ લખેલું છે એટલે કે આપેલું વાક્ય ભૂતકાળનું બનાવવાનું છે। મંદિર में पूजा हुई। 3. शिमला में हिमवर्षा हुई। આપેલું વાક્ય ભવિષ્યકાળનું બનાવવાનું છે। शिमला में हिमवर्षा होगी। 4. मैंने पढ़ाई की। આપેલું વાક્ય વર્તમાન કાળનું બનાવવાનું છે। मैं पढ़ाई करता हूँ। આ રીતે આપણે આપેલા વાક્યોનું કાળ પરિવર્તન કરીશું। અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ થશે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।